हेलो एवरीवन, दिस इज एपिक सरान। आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 8 ज्योग्राफी चैप्टर 4। इस चैप्टर में पढ़ेंगे एग्रीकल्चर के बारे में। तो सबसे पहले हम समझते हैं एग्रीकल्चर क्या होता है। तो दो वर्ड्स हैं, एग्री और कल्चर। एग्रीकल्चर को सॉइल से भी रिप्रेजेंट किया जाता है और ज़्यादातर इसको फील्ड मान लो आप, फील्ड। और कल्चर हो गया कल्टीवेशन, कल्टीवेशन। अब किस चीज़ का, फील्ड को जब आप कल्टीवेट करते हो एक क्रॉप में या जो भी आप उगा रहे हो उसमें, या सिंपल बैरन लैंड को आप एरेबल लैंड यानी कि उसको अच्छी तरह में कन्वर्ट करते हो, उसमें प्लांट्स वगैरह क्रॉप्स वगैरह ग्रो करते हो, तो उसको हम एग्रीकल्चर का प्रोसेस बोलते हैं। द साइंस ऑफ फार्मिंग, या फिर डायरेक्ट उसको फार्मिंग भी एक टर्म में उसको बोला जाता है। तो एक सिंपल सी स्टोरी है। गुरप्रीत, मधो एंड टीना वर वॉकिंग थ्रू द विलेज वेयर दे सॉ अ फार्मर टिलिंग लैंड। टिलिंग लैंड का मतलब उसको प्रिपेयर कर रहा होता है लैंड को। द फार्मर टोल्ड देम दैट ही वॉज ग्रोइंग wheat and had just added manure to the soil to make it more fertile. He told the children that the wheat would fetch a good price in the mandi, from where it would be taken to the factories and make bread and biscuit from flour. तो एक सिंपल सी स्टोरी है जिसमें एक फार्मर अपने लैंड को प्रिपेयर करके उसमें गेहूँ उगा रहा है और गेहूँ में मैन्योर वगैरह ऐड कर रहा है ताकि वो और उसकी जो सॉइल है फर्टाइल हो जाए, ताकि वो आगे मंडी में बेच सके। मंडी एक टर्म है जो इंडिया में यूज़ किया जाता है मार्केट के लिए। फार्मिंग जो क्रॉप्स में जो मार्केट यूज़ किया जाता है टर्म, उसको मंडी बोलते हैं। और वहाँ पे ये आगे बेचेगा। तो एक सिंपल सी एक स्टोरी है जिसके आगे फैक्ट्रीज इसको यूज़ करके ब्रेड वगैरह बिस्कुट्स वगैरह बनाएंगे। तो इसको समझते हैं। दिस ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम अ प्लांट टू अ फिनिश्ड प्रोडक्ट इन्वॉल्व्स 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। एक्टिविटीज़ कह लीजिए, सेक्टर भी कह सकते हैं हम इनको। दीज आर प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी एक्टिविटीज़। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। प्राइमरी का मतलब बेसिक, सबसे स्टार्टिंग पॉइंट में। तो क्या होता है प्राइमरी में? प्राइमरी एक्टिविटीज़ इंक्लूड ऑल दोज कनेक्टेड विद एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन। मतलब जो बेसिक, जो स्टार्टिंग का जो प्रोसेस है, हम उसको प्राइमरी एक्टिविटीज़ में डाल सकते हैं। ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, एग्रीकल्चर, फिशिंग, गैदरिंग आर गुड एग्जाम्पल्स। सेकेंडरी एक्टिविटीज़ आर कंसर्न विद द प्रोसेसिंग ऑफ दिस रिसोर्सेज। सेकेंडरी मतलब अब उसको जो हमारा रॉ मटेरियल है, अब उसको थोड़ा प्रोडक्ट में, फिनिश प्रोडक्ट में उसको रिफाइन करना है। और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील, baking of bread and weaving of cloth are examples of the activity. Tertiary activities provide support to the primary and secondary sectors through service. Transport हो गया, trade हो गया, banking, insurance and advertising are examples of the tertiary activity. Tertiary activities के example हैं। तो तीन हमने ये इंडस्ट्री एक्टिविटी जो भी हमने पढ़ ली, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। तो फार्मिंग किस में आता है? फार्मिंग मेनली आप समझ ही होंगे, ये प्राइमरी में ही आता है। प्राइमरी में ही आता है, सिंपल। वेट अ मिनट। तो फार्मिंग प्राइमरी एक्टिविटीज़ में आता है। द वर्ड एग्रीकल्चर इज डिराइव फ्रॉम लैटिन, ये कहाँ से हट गए सारे? द वर्ड एग्रीकल्चर इज डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड एगा और एग्री मीनिंग सॉइल, इसको सॉइल भी रिप्रेजेंट करते हैं, एंड कल्चर मीनिंग कल्टिवेशन। सिंपल हमने पढ़ लिया। Agriculture is a primary activity. It includes growing of crops, fruits, vegetables, flower, and rearing of livestock. In the world, 50% of the person are engaged in agriculture activities. और अगर लगभग 8 बिलियन पॉपुलेशन है तो उसमें 50%, 4 बिलियन लोग एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है। 2/3 ऑफ इंडियन पॉपुलेशन इज स्टिल डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। 2/3 हो जाता है, करीबन 100 करोड़ के आसपास ये फिगर जा रहा है। 100 करोड़, 97 अप्रॉक्स है। फेवरेबल टोपोग्राफी ऑफ सॉइल एंड क्लाइमेट आर वाइटल फॉर एग्रीकल्चर एक्टिविटी। अब ज़रूरी तो है सॉइल अच्छी होनी चाहिए, क्लाइमेट भी अच्छा होना चाहिए, क्योंकि दोनों के ऊपर ही तो हमारी जो क्रॉप है वो डिपेंड करती है। द लैंड ऑन विच द क्रॉप्स आर ग्रोन इज नोन एज एरेबल लैंड। एरेबल लैंड सिंपल टर्म, जहाँ पे क्रॉप उगाई जा सके, जहाँ पे सॉइल अच्छी हो, क्लाइमेट अच्छा हो, वहाँ का वातावरण अच्छा हो, वहाँ पे क्रॉप वगैरह उगाने के लिए हमें ज़्यादा दिक्कत ना है। इन द मैप यू कैन सी द एग्रीकल्चर। अगले मैप में हम जानेंगे कि एरेबल लैंड कौन कौन से हैं। अब मेनली अगर आप इसको समझो तो ये वाला जो एरिया है, यहाँ पे काफ़ी बर्फ़ पड़ती है, इसके कारण ये एरेबल लैंड नहीं है। ये हरा हरा जो एरिया है वही एरेबल लैंड है। यहाँ पे भी ठीक ठाक बर्फ़ पड़ने लगी है, ये भी एरेबल लैंड नहीं है। यहाँ पे अमेज़ोन के काफ़ी बड़े फॉरेस्ट हैं, इस वजह से ये भी एरेबल लैंड नहीं है। ये हरा वाला ये पार्ट है, यहाँ पे भी थोड़ा एरिड रीजन है, इस वजह से एरेबल लैंड नहीं है थोड़ा। और बाकी थोड़ा ये रीजन और यहाँ पे भी थोड़ा बर्फ़ वगैरह की वजह से एरेबल लैंड नहीं है। बाकी तो सब एक एरेबल लैंड है ठीक ठाक।
अराउंड जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के अराउंड है, और ट्रॉपिक और इक्वेटर के अराउंड तो अच्छी खासी वो पड़ती है हमारी बरसात, और अच्छी ह्यूमिडिटी सब अच्छा होता है, इस कारण को क्रॉप प्रोडक्शन में अच्छे होते हैं। ठीक है, ये एरेबल लैंड का थोड़ा व्यू है कि कहाँ का एरेबल लैंड है, कहाँ का नहीं है। और सिंपल सी बात है, अगर जहाँ जहाँ एरेबल लैंड होगा वहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा होगी, ये हमने पिछले चैप्टर्स में भी पढ़ रखा है कि अगर जहाँ पे क्रॉप प्रोडक्शन और रिवर वगैरह ज़्यादा होती है, वहाँ पे सॉइल फर्टाइल होती है, तो फूड प्रोडक्शन भी ज़्यादा होता है, जिसके कारण लोग भी वहाँ पे ज़्यादा रहते हैं, डिजर्ट्स में कम रहते हैं। सिंपल, आगे बढ़ते हैं। एग्रीकल्चर, द साइंस एंड आर्ट ऑफ कल्टिवेशन ऑन द सॉइल, रेजिंग क्रॉप्स एंड रियरिंग लाइफ स्टॉक, इट इज़ कॉल्ड फार्मिंग। सेरिकल्चर क्या होता है? रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म, सिल्क वॉर्म से जब हम सिल्क को बनाते हैं, उसका मेन रॉ मटेरियल सिल्क निकालते हैं, तो उसको हम सेरिकल्चर में डालते हैं। पिसिकल्चर, ब्रीडिंग ऑफ फिश, फिशेस को हम स्पेशली बनाते हैं, उनको यूज़ करते हैं टैंक्स पॉन्ड में, पिसिकल्चर बोलते हैं। विटिकल्चर, ग्रेप्स को उगाना। हॉर्टिकल्चर, वेजिटेबल, फ्लावर्स, फ्रूट्स फॉर कमर्शियल यूज़, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा समझने के लिए। एग्रीकल्चर, फार्मिंग। सेरिकल्चर में आपका सिल्क वॉर्म्स, पिसिकल्चर में फिशिंग, विटी में ग्रेप्स, हॉर्टी में वेजिटेबल, फ्लावर्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फार्म सिस्टम, एग्रीकल्चर और फार्मिंग कैन बी लुक्ड एज अ सिस्टम। सिंपल बात, एक सिस्टम ही यूज़ आता है, इसमें काफ़ी सारे सीड्स हैं, हमको ये भी देखना होता है हमारे फर्टिलाइजर कितना यूज़ करना है, मशीनरी क्या यूज़ करनी है, जैसे आगे बोल भी रहा है इंपॉर्टेंट इनपुट सीड्स हो गए, फर्टिलाइजर्स हो गए, मशीनरी एंड लेबर, लेबर जो इसमें यूज़ आता है हमारा। सम ऑफ द ऑपरेशन इन्वॉल्व्स आर प्लगिंग, सोइंग, इरीगेशन, वीडिंग एंड हार्वेस्टिंग। प्लगिंग हो गया, उसको जोतना। सोइंग मतलब उसमें सीड्स वगैरह डालना। इरीगेशन, उसको पानी लगाना। वीडिंग, आफ्टर उसको पानी के बाद प्रोसेस है। और हार्वेस्टिंग, उसको निकालना। द आउटपुट्स फ्रॉम द सिस्टम इंक्लूड क्रॉप्स, वूल, डेयरी एंड पोल्ट्री प्रोडक्ट्स। सिंपल, थोड़ा इस डायग्राम से भी हम समझ लेते हैं। ये डायग्राम से इसमें अपन को थोड़ा समझाया जा रहा है कि इनपुट्स क्या डालते हैं हम, मशीनरी, सीड्स, केमिकल्स, और प्लगिंग वगैरह हम करते हैं प्रोसेस के थ्रू, और ये हमारा आउटपुट है। ऐसे ही हमारा ये फिजिकल इनपुट है, सनशाइन, टेम्परेचर, सॉइल वगैरह। और ह्यूमन इनपुट्स क्या हो गए, स्टोरेज, लेबर, मशीनरी, केमिकल्स। सिंपल, आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ फार्मिंग क्या होती है, इसमें मेनली 2 प्रकार की फार्मिंग को दिखाया गया है। फार्मिंग इज प्रैक्टिस्ड इन वेरियस वेज अक्रॉस द वर्ल्ड। देखिए, एक तो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, उनमें कैसी फार्मिंग होती है, और एक डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं जिनके पास काफ़ी सारा अच्छा एरेबल लैंड भी है, और बड़ी मात्रा में उनके पास मशीनरी, साइंटिफिक टेक्नोलॉजी वगैरह अच्छी भी हैं, तो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं। तो ये अलग अलग तरह से यहाँ पे फार्मिंग को प्रैक्टिस किया जाता है, डिपेंडिंग अपॉन द जोग्राफिकल कंडीशन। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि जोग्राफिकल कंडीशन, जो आपका क्लाइमेट है, जो आपका वेदर यहाँ पे और आपके सॉइल है, वही तो आपको बताएगा कि कैसे वहाँ पे क्रॉप्स उगाई जाएगी। डिमांड, जहाँ पे चाय उगाई जा सकती है वहाँ पे गेहूँ नहीं उगा सकते, तो ये समझने की कंडीशन है कि जोग्राफिकल कंडीशन का हमें फ़ायदा कैसे लेना है। डिमांड ऑफ प्रोड्यूस, लेबर एंड लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, ये सब फैक्टर्स हैं जो हमें बताते हैं कि फार्मिंग किस वे में ऑर्गेनाइज्ड होगी या किस कैटेगरी में फॉलो इन करेगी। फार्मिंग कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 मेन टाइप्स, सब्सटेंस फार्मिंग एंड कॉमर्शियल फार्मिंग। सब्सटेंस तो सिंपल बात है, कॉमर्शियल तो बिग उस पर हो गई पैमाने पे। सब्सटेंस फार्मिंग जो स्मॉल एरिया में, जो खुद ही पर्सनल यूज़ में आदमी करता है, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ में नॉर्मली हम देखते भी हैं। सो subsistence farming, this type of farming is practiced to meet the needs of the farmer's family. Traditionally low levels of technology and household labor, simple, ज़्यादा टेक्नोलॉजी भी नहीं है उसके पास, पैसा भी नहीं है उसके पास, छोटी सी ज़मीन है, छोटी सी। On small output, subsistence farming can be further classified as intensive subsistence and primitive subsistence farming. Intensive and primitive, इसको भी हम समझ लेते हैं। इससे पहले हम ये पढ़ लेते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है, जिसमें नेचुरल मैन्योर और जिसमें ज़्यादा फालतू कुछ पेस्टिसाइड वेस्टाइड केमिकली जो आर्टिफिशियल जो होता है उसको नहीं डाला जाता, क्योंकि उसकी क्रॉप प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए जेनेटिक मॉडिफिकेशन उसमें नहीं देखा जाता। ऐसी जो क्रॉप्स या फार्मिंग जो की जाती है उसको हम ऑर्गेनिक फार्मिंग बोलते हैं। काफ़ी लोग इसे प्रेफर भी करते हैं, थोड़ी महंगी भी होती है। इन द इंटेंसिव सब्सटेंस एग्रीकल्चर, द फार्मर कल्टिवेट्स ऑन अ स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड यूजिंग सिंपल टूल्स एंड मोर लेबर। क्लाइमेट विद लार्ज नंबर ऑफ डेज विद सनशाइन एंड फर्टाइल सॉइल्स परमिट growing more than one crop annually on the same plot. Rice is the main crop. Other crops include wheat, maize, pulses, and oil seeds. Intensive subsistence agriculture is prevalent in the thickly populated areas of the monsoon region of the south, southeast and east Asia. Mainly ये फार्मिंग ऐसी कर रहा है कि ये खुद का भी अपना काम चला रहा है, अपने घर पे भी थोड़ा बहुत अनाज उगा रहा है, खुद के घर वालों को भी थोड़ा अनाज खिला रहा है वही, और बाज़ार में भी उसी को बेच रहा है। तो ये इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर ये हो गया अपना। आगे हम बढ़ते हैं। प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर इंक्लूड शिफ्टिंग, कल्टीवेशन एंड नोमैडिक हर्डिंग, इसको हम पढ़ते हैं। तो पहले यहाँ पढ़ लेते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होता है। इज़ नोन बाय डिफरेंट नेम्स
इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। झूमिंग होता है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, मिल्पा होता है मैक्सिको में, रोका ब्राज़ील, लदान मलेशिया। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होता है, समझ में भी आ रहा है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन तो कुछ शिफ्ट कर रहे होंगे, इसमें क्या कर रहे होंगे, फील्ड को ही हम शिफ्ट कर देते हैं। फील्ड ऑटोमेटिकली शिफ्ट नहीं होती, पर हम जहाँ पे फार्मिंग कर रहे होते हैं उसको हम बदलते रहते हैं। इस प्रैक्टिस इन द थिकी फॉरेस्टेड एरियाज ऑफ अमेजोन बेसिन, ट्रॉपिकल अफ्रीका, पार्ट्स ऑफ साउथ ईस्ट एशिया एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया। देयर आर the areas of heavy rainfall, quick regeneration of vegetation. A plot of land is cleared by felling the trees and burning them. The ashes are then mixed up with the soil and crop like maize, yam, potatoes, cassava are grown. After the soil loses its fertility, the land is abandoned and the cultivator moves to a new plot. Shifting cultivation is also known as slash or burn agriculture. तो हमें समझना चाहिए लैंड है उस पर काफ़ी अच्छा, मतलब वहाँ पे वेजिटेशन ज़्यादा अच्छा है, ग्रीन है, ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण बार बार वहाँ पे बरसात वगैरह भी अच्छी पड़ती है, सनलाइट भी अच्छी है, तो बार बार फॉरेस्ट एरिया वो रिकवर कर लेता है। तो हम वहाँ पे पेड़ों को जो होते हैं पहले उनको पेड़ों को काटते हैं, फिर उन पेड़ों को काटने के बाद वहाँ पे हम अपना फार्मिंग करते हैं, जो भी हम उगाते हैं, और फिर उसके बाद उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं बैरन लैंड की तरह, और वापस वो रीजनरेट हो जाता है, और तब तक उस टाइम के लिए हम किसी और लैंड पे चले जाते हैं। तो सिंपल सी बात है, इसको हम शिफ्टिंग कल्टीवेशन बोलते हैं। नोमैडिक हर्डिंग क्या होती है उसको भी समझते हैं। इस प्रैक्टिस इन सेमी एरिड रीजन एंड एरिड रीजन ऑफ सहारा। एरिड रीजन्स मतलब वही जहाँ पे पॉपुलेशन काफ़ी कम होती है, पॉपुलेशन कम कहाँ होती है, डेजर्ट रीजन्स में होती है लगभग। सहारा वही डेजर्ट, सेंट्रल एशिया एंड सम पार्ट्स ऑफ इंडिया लाइक राजस्थान एंड जम्मू एंड कश्मीर। इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग हर्ड्समैन मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस विद देयर एनिमल्स फॉर फॉडर एंड वाटर। फॉडर मतलब एनिमल्स का ही खाना होता है एक तरह का, अलॉन्ग डिफाइंड रूट्स। दिस टाइप ऑफ मूवमेंट अराइज इन रेस्पॉन्स टू क्लाइमेटिक कंस्टेंट एंड टेरिन। शीप, कैमल, yak and goats are most commonly reared. They provide milk, goat wool, hides and other products to herders and their families. मतलब ये चलते रहते हैं, नोमैडिक हर्डर्स होते हैं, इनका घर कोई फिक्स नहीं होता है, और चलते चलते ये अपने जो भी याम वगैरह, जो भी कैमल्स वगैरह, गोट्स वगैरह लेके जाते हैं, उनसे ही अपना गुजारा करते हैं। नोमैडिक हर्डर्स विद देयर कैमल्स। ये फ़ोटो है यहाँ पे। आगे हम बढ़ते हैं कॉमर्शियल फार्मिंग। कॉमर्शियल फार्मिंग क्या होती है? इन द कॉमर्शियल फार्मिंग सिंपल है, बड़े पैमाने पे करी जाती है। तो इसमें वही क्रॉप्स यूज़ होंगी जिनकी डिमांड ज़्यादा है, और या फिर उनका एक प्रोसेस है उगाने का, वो काफ़ी बड़े पैमाने पे है। इन कॉमर्शियल फार्मिंग क्रॉप्स आर ग्रोन एंड एनिमल्स आर रेयर्ड फॉर सेल इन द मार्केट। द एरिया कल्टिवेटेड एंड द अमाउंट ऑफ कैपिटल यूज्ड इज़ लार्ज। सिंपल बात है, कमर्शियल है तो लार्ज हुआ। Most of the work done is done by machines. Commercial farming includes commercial grain farming, mixed farming and plantation agriculture. अब ग्रेन फार्मिंग सुनी हमने, मिक्स्ड फार्मिंग सुनी, प्लांटेशन एग्रीकल्चर भी सुना। तो ये क्या होते हैं? तो ये शुगर प्लांटेशन है, कितने बड़े पैमाने पे शुगर प्लांटेशन किया जा रहा है, तो ये कॉमर्शियल फार्मिंग में आ जाता है। इन कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग क्रॉप्स आर ग्रोन फॉर कॉमर्शियल पर्पस। वीट, मेज, मक्का are commonly commercially grown grains. Major areas where commercial grain farming is practiced are temperate grassland. इसको मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। मान लीजिए हमारा ये धरती है, ये है इक्वेटर, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो इक्वेटर के पास वाला जो रीजन है, यहाँ पे जो ग्रीनरी होती है उसको हम ट्रॉपिकल फॉरेस्ट बोलते हैं या ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स बोलते हैं। और जो हमारे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास में जो ग्रासलैंड्स होते हैं, और या फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या फिर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के पास जो ग्रासलैंड्स होते हैं, उनको हम बोलते हैं टेम्परेट। क्या बोलते हैं? टेम्परेट ग्रासलैंड्स। और ये वाले को हम बोलते हैं ट्रॉपिकल में आते हैं। ठीक है, ट्रॉपिकल समझ लेना। तो वैसे ही अब टेम्परेट से आपको आइडिया लग गया होगा किस जगह की बात हो रही है। नॉर्थ अमेरिका, जो कि ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में लाई करता है, तो वहीं पे टेम्परेट ग्रासलैंड्स है। ऑफ नॉर्थ अमेरिका, यूरोप एंड एशिया, दीज एरिया स्पार्शली पॉपुलेटेड विद लार्ज फार्म स्प्रेडिंग ओवर हंड्रेड्स ऑफ हेक्टर्स। कम पॉपुलेशन होती है और लार्ज फार्म होते हैं, तो इसीलिए इनको कॉमर्शियल फार्मिंग में यूज़ किया जाता है। सिवियर विंटर्स रेस्ट्रिक्ट द ग्रोइंग सीजन एंड ओनली अ सिंगल क्रॉप कैन बी ग्रोन। सीजन्स के कारण भी यहाँ पे एक सिंगल टाइप को क्रॉप जो है उसको ग्रोन किया जाता है। आगे हम पढ़ते हैं मिक्स्ड फार्मिंग। द लैंड इज़ यूज्ड फॉर ग्रोइंग फूड एंड फॉडर क्रॉप। फॉडर क्रॉप्स बता देता हूँ आपको, एनिमल फूड कह सकते हैं आप एक तरह से इसको, फॉडर क्रॉप्स सिंपल। एंड रियरिंग लाइफ स्टॉक मतलब एनिमल्स को पालना,
एनिमल्स को देखभाल करना ताकि उनसे हम अपना गुजारा कर सकें, ठीक है। मिक्स्ड फार्मिंग ये होगी। इट इज़ प्रैक्टिस्ड इन यूरोप, ईस्टर्न यूएसए, अर्जेंटीना, साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड साउथ अफ्रीका। तो अब हमने ये भी पढ़ ली मिक्स फार्मिंग क्या होती है, हमने से पहले कॉमर्शियल ग्रीन फार्मिंग पढ़ ली। अब हम पढ़ रहे हैं प्लांटेशन क्या होते हैं। तो बड़े बड़े प्लांटेशन करे जाते हैं अलग अलग क्रॉप्स के, जैसे कि आप देखा जाएगा प्लांटेशन आर अ टाइप ऑफ कॉमर्शियल फार्मिंग वेयर सिंगल क्रॉप ऑफ टी, कॉफ़ी, शुगर केन, कैश्यू, रबर, बनाना और कॉटन आर ग्रोन। तो मतलब आप देख सकते हो टी देखा आपने, कॉफ़ी देखा आपने, शुगर केन देखा आपने, कैश्यू देखे जो आपके वो होते हैं काजू, रबर और बनाना और कॉटन। तो इनकी कहीं ना कहीं डिमांड है और ये कहीं ना कहीं एक्सपेंसिव उसमें आती हैं क्रॉप्स में, जिसके कारण इनका मार्केट कैप भी बड़ा है, जिसके कारण इनको बड़ी बड़ी कंपनीज ग्रो करती हैं और इनका एक मार्केट होता है, जिसके कारण एक बड़ी कॉमर्शियल फार्मिंग में ये आते हैं, लाए करते हैं। लार्ज अमाउंट ऑफ लेबर एंड कैपिटल आर रिक्वायर्ड। The produce may be processed on the farm itself or in nearby factories. The development of transport network is thus essential for such farming. फैक्ट्रीज में बना हो सकता है और फील्ड में बना सकता है, लेकिन इनको अब डिफरेंट वर्ल्ड्स में या डिफरेंट जगह में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो ट्रांसपोर्ट की नेटवर्क की बहुत ज़्यादा आवश्यकता यहाँ पर होती है। आगे हम बढ़ते हैं। अब देखो कई सारी चीज़ें आप समझ भी रहे हो कि जैसे आप प्राइमरी से फिर उसको सेकेंडरी में लिया जा रहा है, फिर सेकेंडरी से इसको टर्शरी में, यानी इसका ट्रांसपोर्ट का सिस्टम। तो एक मतलब टाइप के जो एक्टिविटीज़ है या सेक्टर के कारण हर दूसरे सेक्टर को भी फ़ायदा होता है, जिसके कारण एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, जिसके कारण एक इकोनॉमी को और अच्छा स्तर मिलता है। तो आगे हम बढ़ते हैं। मेजर प्लांटेशंस आर फाउंड इन ट्रॉपिकल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, रबर इन मलेशिया, कॉफ़ी इन ब्राज़ील, टी इन इंडिया एंड श्रीलंका आर सम एग्जाम्पल्स। ये बनाना प्लांटेशन है, काफ़ी सारे बनाना उगते हैं यहाँ पे। मेजर क्रॉप्स क्या होते हैं, कई सारी हम नई क्रॉप्स जो हमें ज़रूरत है और मेजर जो लाई करती हैं उनके बारे में हम समझेंगे। A large variety of crops are grown to meet the requirement of the growing population. Crops also supply raw materials for agro-based industry. Based industry मतलब इनसे जो क्रॉप से या प्लांट से बेस्ड इंडस्ट्रीज होते हैं, जिनसे वो इन प्लांट्स बेस्ड या क्रॉप्स का रॉ मटेरियल यूज़ करके आगे प्रोसेस्ड फूड्स या फिर जो भी चीज़ें वो बनाते हैं। मेजर फूड्स जैसे कि सिंपल बात है, वीट से आपका ब्रेड और वो बनता है, ब्रेड और क्या कहते हैं बिस्कुट वगैरह बनता है। मेजर फूड क्रॉप्स आर वीट, राइस, मेज एंड मिलेट्स दाल वगैरह, राइस चावल, गेहूँ और मकई। जूट एंड कॉटन आर फाइबर क्रॉप्स में आते हैं। इनका काम वही होता है, खाते नहीं हम इनको, ये हमारे पहनावे में यूज होते हैं। इंपॉर्टेंट बेवरेजेस क्रॉप्स आर टी एंड कॉफ़ी। बेवरेजेस क्रॉप हो गए, मतलब 3 तरह के आपने समझ लिए। एक मेजर फूड क्रॉप्स है, फिर आपके में पड़े फाइबर क्रॉप्स और फिर आपने पढ़े बेवरेजेस क्रॉप, जिसमें टी और कॉफ़ी लाई करते हैं, समझिए। तो पहले मेजर क्रॉप्स पढ़ लेते हैं। जैसे फ़ोटो भी आप बगल में थोड़ा देखते भी जाना साइड में कि कौन कौन सी चीज़ें आप देखते आ रहे हैं। तो राइस इससे पहले आता है, इज़ अ मेजर फूड क्रॉप ऑफ द वर्ल्ड। इट इज़ स्टेपल डाइट मतलब कि एक बेसिक डाइट है और फिर डेली कंजम्पशन में लोगों के आती है। ऑफ द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स, राइस नीड्स हाई टेम्परेचर, हाई ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल। सनलाइट भी मतलब एक तरह से इसको टेम्परेचर भी हाई चाहिए, ह्यूमिडिटी भी चाहिए हाई और रेनफॉल भी, सब चीज़ हाई चाहिए इसको। इट ग्रोज बेस्ट इन एलुवियल एंड क्लेई सॉइल। तो आगे बढ़ते हैं। इट ग्रोज बेस्ट इन एलुवियल एंड क्लेई सॉइल विच कैन रिटेन वाटर। चाइना लीड्स इन द प्रोडक्शन ऑफ राइस फॉलोड बाय इंडिया, जापान, श्रीलंका एंड इजिप्ट। सबसे पहले चाइना आता है, फिर इंडिया आता है, फिर जापान आता है, फिर श्रीलंका आता है, फिर इजिप्ट आता है। ये कुछ फैक्ट्स हैं जो अगर आप थोड़े दिमाग में रखोगे तो समझ में आएगी चीज़ें। इन फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस एज इन द वेस्ट बंगाल एंड बांग्लादेश 2 to 3 क्रॉप्स आर ग्रोन इन अ ईयर। अगर क्लाइमेटिक कंडीशन इनको सपोर्ट करें तो 2 से 3 क्रॉप्स उगाते हैं। वीट क्या होता है, गेहूँ तो लगभग आप सभी खाते होंगे। वीट रिक्वायर्स मॉडरेट टेम्परेचर एंड रेनफॉल ड्यूरिंग ग्रोइंग सीजन एंड ब्राइट सनशाइन एट द टाइम ऑफ हार्वेस्ट। इट थ्राइव्स बेस्ट इन वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल वेयर wheat is grown extensively in USA, Canada, Argentina, Russia, Ukraine, ऑस्ट्रेलिया। तो उसको क्या चाहिए, मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए, रेनफॉल भी इतनी ज़्यादा नहीं चाहिए। रेनफॉल
थोड़ी बहुत चाहिए, ज़्यादा भी इसको रेनफॉल भी नहीं चाहिए होती। इन इंडिया इट इज़ ग्रोन इन विंटर। और आगे बढ़ते हैं, ये कुछ कंट्रीज़ हैं जिसमें USA, कनाडा, अर्जेंटीना में मिलता है वीट। मिलेट्स, दे आर ऑल्सो नोन एज कोर्स ग्रेन, इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशियस ग्रेन होते हैं ये, एंड कैन बी ग्रोन ऑन लेस फर्टाइल एंड सैंडी सॉइल। इट इज़ हार्डी क्रॉप दैट नीड्स लो रेनफॉल एंड हाई टू मॉडरेट टेम्परेचर। ये बाजरा बन रहा है यहाँ पे, ये बाजरा वगैरह, ये बाजरा कई लोग आप खाते भी होंगे। मॉडरेट टेम्परेचर एंड एडिक्वेट रेनफॉल, एडिक्वेट मतलब ठीक ठाक, अच्छी खासी, बढ़िया। ज्वार, बाजरा, रागी आर ग्रोन इन इंडिया। अदर कंट्रीज आर नाइजीरिया, चाइना एंड नाइगर। मेज, मकई, मेज रिक्वायर्स मॉडरेट टेम्परेचर, रेनफॉल एंड लॉट्स ऑफ सनशाइन। काफ़ी मॉडरेट टेम्परेचर हो और रेनफॉल भी ठीक ठाक हो और सनशाइन अच्छी हो। इट नीड्स वेल ड्रेन फर्टाइल सॉइल्स। मेज इज़ ग्रोन इन नॉर्थ अमेरिका, ब्राज़ील, चाइना, रशिया, कनाडा, इंडिया एंड मैक्सिको। तो कहीं ना कहीं इंडिया का नाम आप ज़रूर देख रहे हो, कहीं ना कहीं इंडिया वापस बार बार आ ही जा रहा है, क्योंकि इंडिया में हर तरह की क्रॉप बनती है। कॉटन, कॉटन रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर, लाइट रेनफॉल, 210 frost free days and bright sunshine for its growth. It grows best on black and alluvial soils. China, USA, India, Pakistan, Brazil, Egypt are the leading producer of the cotton. It is one of the main raw material for the cotton textile industry. तो सिंपल इसकी कंडीशनिंग देखनी होती है, कौन कौन सी क्रॉप्स की क्या क्या कंडीशनिंग है, सॉइल कैसी चाहिए, क्लाइमेट कंडीशन कैसी चाहिए, कहाँ का ज़्यादा उगती है। तो जहाँ पे जो जो क्लाइमेटिक कंडीशन जहाँ पे बढ़िया होंगी उसी जगह पे ज़्यादा उगाया जाएगा, ये सिंपल। जूट, jute was also known as the golden fiber. It grows well on alluvial soil and requires high temperature, heavy rainfall and humid climate. This crop is grown in the tropical areas. Tropical और subtropical temperate आपको समझ में आ रहा है ना। India and Bangladesh are the leading producer of jute. और इसकी भी स्टोरी सुन लो, कॉफ़ी की। कॉफ़ी को पढ़ने से पहले कॉफ़ी की स्टोरी सुन लो। Who discovered the coffee plant? There are different versions about the discovery of coffee. In about AD, Anno Domini 850, Kaldi, an Arab goat herder who was puzzled by the queer antics of his flocks, tasted the berries of the evergreen bush on which the goats were feeding. कुछ उसकी बकरी खा रही थी तो उसने भी सोचा यार क्या खा रही है, मैं भी एक बार ट्राई करके देखता हूँ। ऑन एक्सपीरियंसिंग अ सेंस ऑफ एक्सिलरेशन, कल में शांति का, एक पीस का, एक उसको अच्छा लगा उसको खाने के बाद, ही प्रोक्लेम्ड हिज डिस्कवरी टू द वर्ल्ड। कॉफ़ी requires warm and wet climate and well drained loamy soil. Hill slopes and more suitable for growth of this crop. Brazil is the leading producer followed by Colombia and India. Okay, आगे आता है tea. Tea is a beverage crop grown on plantation. This requires cool climate and well distributed high rainfall throughout the year for the growth of its tender leaves. Simple tea भी हो गया। It needs well-drained loamy soils and gentle slopes. Labor is large number is required to pick the leaves. Kenya, India, China, Sri Lanka produce the best quality of tea in the world. अब आगे पढ़ते हैं एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। अब कोई भी चीज़ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट को सपोर्ट कैसे करेगी, ये ज़रूरी होता है। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ज़रूरी भी क्यों है, क्योंकि हम एक टर्म है फूड सिक्योरिटी, उसको हम प्रोक्लेम करना चाहते हैं कि हमारे पास फूड सिक्योरिटी तो हो ही हो, मतलब फूड की कभी हमें कमी नहीं पड़े। क्योंकि फूड अगर कमी पड़ गई तो मारामारी होगी और कई सारे जगह पे तो लोग मरेंगे भी भूख के कारण। तो भूख तो बेसिक नेसेसिटी है, फूड इज़ बेसिक। तो इसी कारण वजह से एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में नई नई साइंटिफिक टेक्नोलॉजीज़ के कारण हम इन डेवलपमेंट्स को अचीव करते हैं ताकि फूड सिक्योरिटी बनी रहे। Agriculture development refers to the efforts to made to increase farm production in order to meet the growing demand of rising population. Population बढ़ रही है, फूड भी ज़्यादा चाहिए, तो इस वजह से प्रोडक्शन को और बेहतर करना होगा, इस वजह से इनको और डेवलप करना पड़ता है। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट इस कैटेगरी को बोलते हैं। दिस कैन बी अचीव्ड इन मैनी वेज सच एज इंक्रीजिंग द क्रॉप्ड एरिया, नंबर ऑफ क्रॉप रूम्स, इंप्रूविंग इरीगेशन फैसिलिटीज, यूजिंग of fertilizers and high yielding variety of seed. Mechanization of agriculture is also another aspect of agriculture development. The ultimate aim of agriculture development is to increase food security. Simple food security पे बात आ जाती है। food security पढ़ लो यहाँ पे। Exist when all people at all times have access to sufficient safe and nutritious food to meet their dietary needs and food preferences for an active and healthy life. खाना हो, अच्छा हो, अच्छे अमाउंट में हो, माल न्यूट्रिशन भी नहीं रह जाएंगे, ऐसा हो।
Agriculture has developed at different places in different parts of the world. Developing countries with the large population usually practice intensive agriculture, मैंने आपको पहले ही समझा दिया था, where crops are grown on small holdings mostly for subsistence. Larger holdings are more suitable for commercial agriculture in USA, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया. पॉपुलेशन कम है, ज़मीन ज़्यादा है, फिर एरेबल लैंड भी ठीक ठाक अच्छे बड़े बड़ी उसमें बिग साइज़ में, तो काफ़ी इनको कॉमर्शियल फार्मिंग करनी पड़ती है यहाँ पे, इनके लिए फ़ायदेमंद भी. विद द हेल्प ऑफ 2 केसेस स्टडीज़ ऑफ फार्म एंड वन फ्रॉम इंडिया एंड अदर फ्रॉम द USA, लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट एग्रीकल्चर इन द डेवलपिंग इन अ डेवलप्ड कंट्री. तो 2 हम एग्जांपल देखेंगे कैसे एक जो बाहर का आदमी है, अदर कंट्री का आदमी है, जिसके पास बहुत बड़ी ज़मीन है और उसके पास अलग अलग मेथड्स हैं अपने आप को क्रॉप को और बेटर करने के, और एक इंडिया में जो बिल्कुल आदमी बेसिक कुछ भी नहीं जानता, वो उन चीज़ों को कैसे समझेगा. तो 2 हम केस स्टडी पढ़ रहे हैं. देयर इज़ अ स्मॉल विलेज अलीलाबाद इन गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश. मुन्ना लाल इज़ अ स्मॉल फार्मर इन हिज विलेज who has farmland of about 1.5 hectares. His house is the main village. He purchases high yielding varieties of seed from the market every alternate year. The land is fertile and he grows at least 2 crops in a year, which are normally wheat or rice and pulses. The farmer takes advice of his friends and elder as well as government agricultural officer regarding farming practices. He takes tractor on rent for plugging his field, though some of his friends still use the traditional method of using a block for plugging. There is a tube well in the nearby field which he takes on rent to irrigate his field. तो मतलब एक आपको बता रहा है कि कैसी कंडीशनिंग है हमारी इंडियन फार्मर्स की. वो ये नॉर्मली सबकी कंडीशनिंग ऐसी होती है कि ऐसे ही वो फार्मिंग करते हैं. आगे हम पढ़ते हैं. Munna Lal also has 2 buffaloes and few hens. He sells milk in the cooperative store located in nearby town. He is member of the cooperative society which also advise him on the type of fodder for his animals, safety measures to protect the health of livestock and artificial insemination. Artificial insemination थोड़ा नया टर्म होगा. इसका मतलब होता है कि आर्टिफिशियली एक जो मदर जो एनिमल होती है उसको प्रेग्नेंट करना, ठीक है, नॉट बाय नेचुरल प्रोसेस, बाय आर्टिफिशियल प्रोसेस. उसके अंदर जो सीमेन का जो इनटेक है उसको आर्टिफिशियली डाला जाता है ताकि वो प्रेग्नेंट हो जाए. All the members of the family help him in various farm activities. Sometimes he takes credit from a bank or the agriculture cooperative society to buy HIV seeds and implement. He sells his produce in the mandi located in the nearby town. Since majority of the farmers do not have like storage facilities, they are forced to sell the produce even with the market is not favorable. उसके पास स्टोरेज नहीं है, अगर वो उसको बेचेगा नहीं तुरंत के तुरंत तो उसकी जो क्रॉप है वो ख़राब हो जाएगी. In recent years, the government has taken some steps to develop storage facilities. एक इंडिया में ऐसा दिखता है एग्रीकल्चर में. अब थोड़ा पढ़ते हैं कि थोड़ा डेवलप्ड कंट्रीज़ में कैसा होता है सिस्टम. A farm in USA. The average size of a farm in the USA is much larger than the Indian farm. A typical farm in the USA is about 250 hectare. वहाँ पे उसका नॉर्मल 1.5 हेक्टेयर की बात चल रही थी. यहाँ पे उसका 250 हेक्टेयर का एक बंदे का फार्म है. द फार्मर जनरली रिसाइड्स इन अ फार्म. सम ऑफ द मेजर क्रॉप्स ग्रोन आर कॉर्न, soybean, wheat, cotton and sugar beet. Joe Horan, a farmer in the Midwest USA and Iowa states, owns about 300 hectares of land. He grows corn on his field after making sure that soil and water resources meet the land of this crop. आप देख रहे हैं, he grows corn on his field after making sure that soil and water resources meet the needs of this crop. Adequate measures are taken to control pests that can damage the crop. From time to time, he sends the soil samples to soil testing laboratory. ये सुना है आपने कभी? उस सॉइल को भेजता है लेबोरेटरीज में चेक करने के लिए कि उसका जो न्यूट्रिएंट और जो उसका सब चीज़ है वो एकदम बढ़िया है कि नहीं क्रॉप प्रोडक्शन के लिए. टू चेक वेदर द न्यूट्रिएंट्स आर सफिशिएंट और नॉट. The result helped Joe Horan to plant a scientific fertilizer program. His computer is linked to the satellite which gives him a precise picture of his field. This helps him to use chemical fertilizers. अब देख सकते हैं प्लेन्स के द्वारा यहाँ पे फर्टिलाइज़र्स को ड्रॉप किया जा रहा है. तो ये डेवलप कंट्रीज हैं, इनके पास पैसा अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, इस वजह से थोड़ा ग्रो भी कर रहे हैं. पॉपुलेशन भी कम है, थोड़ा पॉपुलेशन भी यहाँ पे खेल जाती है. दिस हेल्प्स हिम टू यूज़ केमिकल फर्टिलाइजर्स. वेट अ मिनट, मैं लास्ट पेज को ऐड कर लेता हूँ, इसमें शायद लास्ट पेज ऐड नहीं है, एक सेकंड रुकिए. ये लास्ट पेज है. एंड पेस्टिसाइड्स वेयर दे आर रिक्वायर्ड. ही यूजेस
tractors, seeds, drills, combine harvester and thresher to perform various agriculture operations. A grain are stored in the automated grain storage or dispatched to market agencies. The farmer in USA work like businessman and not like a peasant farmer. ये लास्ट की लाइन थोड़ी इंपॉर्टेंट थी. द फार्मर इन USA वर्क्स लाइक अ बिजनेसमैन एंड नॉट लाइक अ पीजेंट फार्मर. तो यहीं पे हमारा चैप्टर एंड होता है. कोई और दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं. ये कुछ क्वेश्चंस हैं, आप इनको करने की कोशिश करिए. जैसे मैं थोड़ा बता देता हूँ कि ज़्यादा कुछ है नहीं. गोल्डन फाइबर रिफर्स टू, पता होगा आपको किससे बोला जाता है. जूट, लीडिंग प्रोड्यूसर कॉफ़ी, ब्राज़ील. हॉर्टिकल्चर, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को उगाना, क्या होते हैं ये सब चीज़ें. तो ये सब आप कर लेना. और ये इसमें लास्ट में कुछ नहीं है, ख़त्म हो गया चैप्टर. सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया. कुछ आपके डाउट्स हों तो आप उनको बता सकते हैं कमेंट्स बॉक्स में, समझा सकते हैं. मैं कोशिश कर रहा हूँ सारी NCERT को अच्छे और कम टाइम में आपको थोड़ा बेटर समझा सकूँ. क्वेश्चन आंसर्स तो आप कर ही लोगे यार, ज़्यादा कुछ है नहीं NCERTs में, अगर आप एक बार रीडिंग देके आप खुद पढ़ोगे. सो बहुत बहुत थैंक यू और जय हिंद, जय भारत सभी को. बाय. अगली वीडियो में मिलते हैं.